ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे हम डील करेंगे आज से क्लैट लीगल रीजनिंग के पीवाईक्यूज। आपको पता है स्टूडेंट्स, हम एक्सट्रीम 50 बैच डील कर चुके हैं। आपका पेड बैच ऐप में क्लैट अचीवर्स बैच 2024 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके साथ वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी कीप ऑन सॉल्विंग द पीवाईक्यूज. Without solving the PYQs, we won't be able to analyze the level of the paper that is put forward in front of you, specifically एग्जाम्स के दौरान, और क्या जो मैक्सिमम लेवल है वो आ सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हम PYQs को सॉल्व करते रहें। सो विद दिस सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पहले हमारे पास आ चुके हैं। सो आई विल बी डीलिंग विद द PYQs स्पेसिफिकली 3-4 साल के, जो जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है स्टूडेंट्स, वो सारे क्वेश्चंस को मैं वाईटी पर आपके लिए लेके आने वाली हूँ। टाइम टू टाइम आपको स्केड्यूल मिल जाएगा जहां पे हम लीगल रीजनिंग के पीवाईक्यूज डील करेंगे। आज हम डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स 2020 के पीवाईक्यूज और देखेंगे कि लीगल रीजनिंग में यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। देयर कैन बी मेनी सब्जेक्ट्स या मेनी टॉपिक्स जो कि आपने पढ़े ना हो, बट दैट डजंट मीन कि हम पीवाईक्यूज को देखें ही नहीं। एक बार पीवाईक्यू को हमें देखना पड़ता है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन से पहले, दैट इज टू से आपकी जो सिलेबस है, सब्जेक्ट से हम उसको पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक बार पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ता है। एंड एक बार जब हमारा प्रिपरेशन हो जाता है, उसके बाद वापस से पीवाईक्यूज को देखना बनता है, बिकॉज ये पीवाईक्यूज ही हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली चीजें कैसे आती है, कैसी पैसेज में लैंग्वेज आती है। सो प्रिपरेशन के बाद पीवाईक्यूज को देखेंगे तो लगेगा कि शायद प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी। तो प्रिपरेशन से पहले या प्रिपरेशन के साथ हमें पीवाईक्यूज को एनालाइज करते रहना चाहिए टू इंश्योर कि हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा तो रही है ना। क्लैट अचीवर्स बैच 2024 स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड वहां पे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं। लीगल रीजनिंग, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वहां पे, और वाईटी पे आई विल बी मेकिंग श्योर कि हम पीवाईक्यूज को डील करते रहे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन एंड सी कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पैसेज रहने वाले हैं। 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दैट मींस एवरेज 15 मिनट्स एक पैसेज में मैं यहाँ पे डिवोट करने वाली हूँ। आपको इससे भी कम टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली प्रैक्टिसिंग एंड राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड more than accuracy. What is the priority over here? The priority is that we must be able to understand the passage. Passage में क्या चीज है, कहाँ पे फोकस करना है, पैसेज की कौन सी लाइन से अगर क्वेश्चन बना है तो कैसे उसको मैं इंटरप्रेट करूँ, जाके कैसे मैं एलिमिनेशन मेथड से परफेक्ट ऑप्शन को करेक्ट आंसर मार्क कर सकूं। ये सारी स्किल्स हमें इसी दौरान डील करनी है। सो remember this thing. अभी भले ही हम टाइम ले रहे हैं because I have to explain certain meanings also to many students and also give the reasoning behind why a particular answer is right or why a particular answer is wrong. So that is the reason I'll be taking 15 minutes each for any passage. हो सकता है कोई पैसेज बड़ा हो तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाए, कम हो, छोटा हो, कम आपकी वर्ड्स हो तो हम उसको जल्दी सॉल्व कर ले। ओके, एंड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आपका टाइम जो है, आपका मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पैसेज को पढ़ने का, वो भी हो जाएगा। डू नॉट वरी। काफी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ज्यादा टाइम लग जा रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एकदम से बेटा आप एकदम प्रो नहीं है ना, हम सब एकदम से आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डे 1 से एकदम से एक्सपर्ट है, नहीं। धीरे धीरे आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। कब? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज? चलिए, सो हमारे पास 2020 के पीवाईक्यूज है, जहां फर्स्ट हमारे पास पीवाईक्यू रहेगा, पैसेज है ऑब्सनिटी से रिलेटेड। तो वहां पे हेकलिन टेस्ट देखेंगे, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट देखने वाले, लैंडमार्क जजमेंट्स भी देखेंगे, पॉल्यूटिव पेस प्रिंसिपल, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल भी पढ़ने वाले हैं हम। दैट इज टू से अगर कोई डैमेजेस आपने किए हैं, सॉरी डैमेज आपकी वजह से हुआ है, तो आपको वहां पे डैमेजेस पे करने हैं नहीं करने हैं, आपकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू हैव ब्रॉट इनटू योर प्रॉपर्टी। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आईपीसी सब कुछ देखने वाले हैं। आज बहुत मिक्स एंड मैच हमको ये पैसेज या लीगल रीजनिंग का सेगमेंट देखेगा। ऑब्वियसली 2020 के पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो हमें सब कुछ मिक्स ही देखने वाला है। मॉब लिंचिंग की बात करेंगे। मॉब लिंचिंग क्या होता है, जब पैसेज आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी। ओके, कॉमन इंटेंशन, दैट इज लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंशिएशन, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So the first passage deals with what, students? It deals with obscenity. We all know that obscenity का concept इंडिया में बहुत large है, because इंडिया में बहुत diverse लोग रहते हैं। कुछ चीज हो सकता है स्टूडेंट्स आपके लिए ऑब्सीन है, कुछ चीज मेरे लिए ऑब्सीन नहीं है। तो उस केस में क्या हम उस चीज को ऑब्सीन घोषित कर देंगे? बिकॉज पर्सन टू पर्सन ऑब्सीनिटी का कॉन्सेप्ट वेरी कर सकता है। इवन जो हेकलिन टेस्ट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल्स दे रखे, कम्युनिटी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ऑब्सीनिटी का कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना पड़ेगा हमको, राइट? सो लेट्स सी पैसेज में क्या दे रखा है। Issue of obscenity has vexed the courts in India
एंड अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. बहुत टाइम से इंडियन कोर्ट्स में एंड फॉरेन कोर्ट्स में ऑब्सनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हुए आए. The intriguing question, that is the most important question, has always been the same. क्या important question रहा है students? What should be the standard to qualify something as obscene in the eyes of law? क्या standard है? क्या मेरे पास कोई yardstick है, scale है जिसपे मैं measure करके बताऊं कि this is obscene, this is not obscene? Do we have an absolute definition which defines what is obscene? Answer is no. सो मैं कैसे डिफाइन करूं या क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट है या क्या क्वालिफिकेशन है जो मुझे बताए कि कोई चीज ऑब्सीन है, कोई चीज न्यूडिटी में है, कोई चीज न्यूसेंस है या नहीं. इन यूके way back in 1868 कोर्ट laid down the Hecklen test. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हेकलिन टेस्ट इंडिया का टेस्ट नहीं है, इट इज डिराइव फ्रॉम यूके. और कौन से केस में आया था? रेजिना वर्सेस हेकलिन. अब ये टेस्ट क्या कहता है? The test of obscenity is whether Hecklen test के अकॉर्डिंग देखो स्टूडेंट्स, Hecklen test के अकॉर्डिंग हम obscenity को कैसे मेजर करेंगे? Obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose hands a publication of this sort may fall. Hecklen test रेजाइना वर्सेस हेकलिन में ये कहना चाहता है कि जिस मैटर को हम ऑब्सीन चार्ज कर रहे हैं कि दिस इज एन ऑब्सीन मैटर, जिस मटेरियल को हमने ऑब्सीन घोषित किया है, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी के माइंड को करप्ट कर सके, डिप्रेव कर सके? क्या वो पब्लिक एट लार्ज के माइंड को करप्ट और डिप्राइव कर सकता है या नहीं कर सकता है? दोज माइंड्स व्हिच आर ओपन टू सच इमोरल ऑफेंसेस, इन्फ्लुएंसेस, ऐसे माइंड्स जो कि ओपन है. ओपन जैसे मान लो कोई माइनर है, माइनर के सामने आपने ऐसा न्यूज़पेपर दिया, मैगजीन दिया जिसपे ऑब्सीन पिक्चर्स है, उसका माइंड तो ओपन है ना बेटा ऐसा इमोरल इन्फ्लुएंसेस के लिए, क्योंकि वो भी ग्रो कर रहा है, उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है. तो उसके लिए हो सकता है वो चीज बहुत अट्रैक्टिंग हो, बट वी नो दैट थिंग इज ऑब्सीन फॉर हिम. ही इज नॉट मैच्योर इनफ टू डिसाइड वेदर दैट थिंग इज गुड और बैड. दैट मे करप्ट हिज माइंड. ओके, एंड इनटू हुज हैंड्स अ पब्लिकेशन ऑफ दिस सॉर्ट मे फॉल. न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, किसी के भी हाथ में जा सकती है. So if it falls into my hands, how am I going to interpret it? Does that material holds the capacity of corrupting my mind, of depriving my mind of the morals and the ethics and the values that I hold? If yes, that is obscene according to the Hecklen test. So Hecklen test के according आपको ये देखना, जिस मटेरियल को आप obscene चार्ज कर रहे हो, जिस बुक को या जिस भी मैगजीन को, क्या वो जब जनता के हाथ में जाती है या किसी भी पर्सन का माइंड जो ऐसे इमोरल इन्फ्लुएंसेस से इफेक्ट हो सकता है उसके माइंड में जाती है, तो क्या उसके माइंड को करप्ट करती है, डिप्रेव करती है या नहीं? इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग या इस टेस्ट से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कोई मटेरियल ऑब्सीन है या नहीं. नेक्स्ट, Hecklen test postulates that the publication has to be judged for obscenity based on isolated passages of the work considered out of context and judged by their apparent influence on most susceptible reader such as children or weak-minded adults. So Hecklen test क्या बोलता है बेटा? It says कि अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी वर्क है जिसको हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करें, एक बच्चे के लिए इन कॉन्टेक्स्ट चीजें क्या होगी? उसकी स्कूल की बुक्स, उसके लिए प्रोजेक्ट्स, उसके स्टैंडर्ड की पढ़ाई, वही उसके कॉन्टेक्स्ट की है. लेकिन उसके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे उसका कोई लेन देन नहीं है, बट स्टिल इफ दैट थिंग फॉल्स इनटू हिज हैंड्स तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या होने वाला है? ससेप्टेबल रीडर्स का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो एक्चुअली इस चीज को पढ़ सकते हैं. अगर न्यूज़पेपर दे रहे हैं बेटा हम घर में लोगों के, तो उसमें ऐसा कोई अश्लील हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं देख सकते ना, बिकॉज वी नो बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सबके हाथ में न्यूज़पेपर जा सकता है. क्या वो चिल्ड्रन एंड वीक माइंडेड एडल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है? इफ इट इज being able to influence in a negative way, then we can say that that is an obscene material. वो publication obscene है. However, this test was later rejected. There were many judgments where it was stipulated by the Indian courts. अब Indian courts ने Hecklen test को reject किया. Hecklen test को reject किया और India अपना क्या लेके आया? Community standard test. India said obscenity has to be judged in the context of contemporary social, moral, current and social moral attitude of the community and the prevalent norms of the acceptability, susceptibility of the community in relation to the matter and issue. क्या कहना चाहता है यहाँ पे? इंडिया ने बोला
कि हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल्स को मानते हैं। हमारे लिए हमारी कंट्री में कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल्स। जहां हम कोई मटेरियल जिसको आप ऑब्सीन चार्ज कर रहे हो, वी आर गोइंग टू जज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मॉरल एंड सोशो मॉरल एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज के अकॉर्डिंग, हमारे कम्युनिटी में जो मॉरल्स ट्रेडिशंस प्रेवलेंट है, कंटेम्पररी मतलब राइट नाउ गोइंग इन, ओके, तो जब वो मटेरियल पब्लिश हुआ उस वक्त हमारे कम्युनिटी के मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज क्या है, हम हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे। जैसे हेकलिन टेस्ट बोलता है कि अगर इंडिविजुअल या चिल्ड्रन के हाथ में या वीक माइंडेड पर्सन के हाथ में चीज जाती तो उसके माइंड को क्या इफेक्ट करेगी। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ये कहता है कि हमारे कम्युनिटी एट लार्ज के कॉन्टेक्स्ट से हम देखने वाले कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है। हम ये देखेंगे कि क्या एक ऑब्सीन मटेरियल जो हमारे कम्युनिटी में बन के आया है, क्या वो हमारे एथिक्स, मॉरल्स, सोशल वैल्यू, कल्चर्स को करप्ट करता है या नहीं करता है। जो अभी हमारे मॉरल वैल्यूज प्रिवलेंट है, नॉर्म्स जो है हमारे सोसाइटी के, क्या उसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड चंद्रकांत कल्याण दास काकोदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969, इसमें यही चीज हेल्ड की गई थी। These judgments indicated that the concept of obscenity would change with the passage of time, and what might have been obscene at one point of time would not have been considered at obscene at later period. Would not be considered as obscene at later period. We know students, we are living in a world of globalization. Globalization take place कर रहा है, वक्त के साथ साथ लॉज चेंज हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। वी आर सीइंग जनरेशन बाय जनरेशन सबका मानसिकता चेंज होता जा रहा है। सो जो चीज आज हमारे लिए ऑब्सीन है, हो सकता है वो कल ऑब्सीन ना हो, क्योंकि ओपन माइंडेड हो रहे हैं। आज से 40 साल पहले कुछ चीज ऑब्सीन थी, आज नहीं है। आज से 40-50 साल पहले बेटा रग्ड जीन्स पहनना, स्लीवलेस पहनना, ये सब क्या था, ये सब ऑब्सीन माना जाता था। बट टुडे इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। सो ऑब्सीनिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी कम्युनिटी स्टैंडर्ड रूल्स, ये क्या है, टाइम बाय टाइम चेंज होता रहेगा। इट इज डायनामिक। This came to be known as community standard test. In Bobby Art International versus others versus Ompal Singh Hoon, Bobby Art International versus Ompal Singh Hoon का एक केस है 1996 का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, upholding the community standard test, upholding मतलब confirm किया उन्होंने, that complete message and the context of the objectionable scene, film, picture needs to be examined in order to find whether the alleged material is obscene or not. आप सिर्फ मूवी का एक पार्ट लेके ये मत बोल दो कि ऑब्सीन है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल का ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, आपको उसका बेटा विजन देखना पड़ेगा टू सी क्या वो मूवी ऑब्सिनिटी फैलाना चाह रही थी या ऑब्सिनिटी को रिमूव करना चाह रही थी। सो पूरी पिक्चर, पूरी इमेज उसका ऑब्जेक्टिव के तहत जाने के बाद ही यू कैन से whether that particular objectionable material is obscene or not. First question क्या है? A daily local newspaper called Ramanand Bazar Patrika, having a wide circulation in Anand Nagar, published on 1st July. An article with the picture of Boris Becker, a world-renowned tennis player. तो ये जो रामानंद बाजार पत्रिका है, क्या है, रामानंद बाजार पत्रिका है, इसमें एक पिक्चर छपा। किसका छपा स्टूडेंट्स? बोरिस बेकर का एक पिक्चर आया। कौन था? बोरिस बेकर posing nude with his dark skinned fiancée named Barbara Faltis. क्या था? बारबरा फाल्टिस के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी, उसके साथ फियांसे उन्होंने बोला है, उसके साथ उन्होंने क्या किया, न्यूड पिक्चर एक क्लिक करवाई। एंड शी वाज अ फिल्म एक्ट्रेस व्हिच वाज फोटोग्राफ्ड बाय नन अदर देन हर फादर। उसके फादर ने पिक्चर क्लिक की। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है, अच्छे से सुनना। स्टेट्स दैट इन एन इंटरव्यू both Boris Becker and Barbara Faltis spoke freely about their engagement, their life, future plans and the message they wanted to convey to the people at large for posing such photographs. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एग्जैक्टली उन्होंने ऐसी पिक्चर क्यों बनाई, क्यों मैगजीन पे लगवाई, उन्होंने अपना विजन बताया। आर्टिकल पिक्चराइजेस बोरिस बेकर। आर्टिकल में वो जो पिक्चर थी, उन्होंने कैसे डिपिक्ट किया बोरिस बेकर को, एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्टर ऑफ द परनियस प्रैक्टिस ऑफ एपार्थीड। वहां पे बोरिस बेकर को क्या दिखाया कि वो किसके अगेंस्ट है, अपार्थीड प्रैक्टिस के अगेंस्ट है। अपार्थीड मींस ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में आप डिफरेंस कर रहे हो,
पीपल विद ब्लैक स्किन एंड पीपल विद व्हाइट स्किन में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उस चीज के अगेंस्ट बोरिस बेकर थे। इसीलिए बोरिस बेकर और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, कौन थी, बारबरा फेल्टेस, जो कि डार्क स्किन की थी, उसके साथ पिक्चर क्लिक करवाया। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स लव सीज नथिंग, लव डज नॉट सी कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तो वो ये मैसेज देना चाहते थे उसके थ्रू। Further, it was stated that the purpose of the photograph was to signify that love champions over hatred, कि आप चैंपियंस को प्यार कीजिए, हेट्रेड को नहीं। लव चैंपियंस ओवर हेट्रेड, कि नफरत से प्यार नहीं करना है हमको चैंपियन से प्यार करना। और जब प्यार की परिभाषा देखी जाए तो प्यार में कलर नहीं देखा जाता, रंग काला गोरा नहीं देखा जाता है। Will the alleged picture classify as obscene material in India? इंडिया में पूछे, इंडिया में होगा क्या? Obviously not होगा। Why? Because we have community standard test and उन्होंने साथ में ये भी बोला that we need to see whether any particular thing is obscene or not by analyzing the complete context, by seeing the objective and vision of that particular picture, film or scene. No, according to Hecklin test, it will not classify as obscene. इंडिया में तो Hecklin test ही reject कर दिया। Yes, according to the community standard test, the picture will be classified as obscene. Not at all, because उन्होंने clearly अपना vision बताया, that is love champions over the hatreds. No, according to community standard test, the picture will not be classified as obscene. Is it clear? Reason क्या है? कि उनका vision अच्छा था, उन्होंने ये बताया why they have done so. Okay. Next question. Difference between Hecklin test and community standard, क्या test, इन दोनों के बीच difference क्या है? Former focuses on susceptibility of the minds of individual, बराबर। हेकलिन टेस्ट क्या बोलता है? अगर इंडिविजुअल माइंड और वीक माइंडेड चिल्ड्रन के हाथ में अगर चीज जाती है तो उनका माइंड किस लेवल तक करप्ट करता है, ये देख के हम बोलेंगे कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है। while the latter means community standard test hinges upon the context, intended meaning। हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या देखते हैं? एक्चुअल उनका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो चीज कहना चाहते थे, उनका इंटेंशन देखते हैं, इंटेंडेड मीनिंग एंड कंटेम्परेनियस सोशल कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो कंटेम्पररी अभी हमारे सोसाइटी में मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज क्या चल रहे हैं वो, प्लस उस मटेरियल का ऑब्जेक्टिव, विजन, इंटेंशन एंड उसका कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीजें देखता है कौन? कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। सो ए इज द राइट आंसर। Hecklin test nude picture of women per se can be obscene? Not at all. फर्स्ट लाइन ही आपके ऑप्शन नंबर बी को रिजेक्ट कर देता है। फॉर्मर कंसिडर्स obscenity as changing concept while with changing times, while the later does not. Not at all. In fact, Hecklin test ने तो बोला ही नहीं कि obscenity is a changing process. Community standard test said that obscenity क्या है students? Changing है, dynamic है। आज जो चीज obscene होगी हो सकता है कल नहीं obscene हो। We might be so broad minded, अगली जनरेशन हो सकता है इतनी broad minded हो, राइट। वी आर सीइंग कि हमारे इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में लोग कैसे कपड़े पहन के आ रहे हैं कई बार, जिसको कि लोग ऑब्सीन डेफिनेटली मान रहे, कुछ के लिए ऑब्सीन है, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर हेकलिन टेस्ट। हेकलिन टेस्ट अपनाना, हेकलिन टेस्ट मतलब इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, विजन नहीं देखेंगे, कम्युनिटी को नहीं देखेंगे, सोशल मॉरल एथिक्स नहीं देखने वाले हैं। ओके। The movie scene where there were rows of Jewish naked men and women showing frontally being led into gas chambers of Nazi concentration camp. Nazi concentration camp में क्या होता था students? Gas chamber में इंसान को ले जाके जला देते थे। Okay? Not only they are about to die, but they are stripped of their basic dignity in the last moment of their life. So movie scene में ये चीज दिखाई गई। क्या चीज दिखाई गई? कि वो उन लोगों के साथ लास्ट टाइम पे स्ट्रिप ऑफ करके, स्ट्रिप ऑफ मतलब उनके कपड़े रिमूव करके, उनको न्यूड करके फिर उनको जला दिया जाता था गैस चैम्बर में, घुट घुट के उनकी मौत हो जाती थी। सेकंड सिचुएशन क्या है? कंट्रोवर्शियल मूवी सीन ऑफ फूलन देवी द बैंडेड क्वीन। फूलन देवी को क्या बोला गया? बैंडेड क्वीन। एक मूवी आई थी where she is paraded naked and made to draw water from the well within the circle of 100 men, जिसके साथ क्या प्रताड़ना हुई उसके साथ कि उसको 100 लोगों के सामने न्यूडली एक वेल में से वाटर निकालने के लिए बोला जाता है। ऐसा मूवी सीन यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मूवी सीन चाइल्ड देखता है या वीक माइंडेड पर्सन देखता है? ये कौन से माइंड्स है? वो माइंड्स विच आर ओपन टू इमोरल इन्फ्लुएंसेस। ये माइंड्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? ओपन टू इमोरल इन्फ्लुएंसेस।
हालांकि अगर हम इसका विजन देखें तो विजन ये सही बता रहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, 100 लोगों के बीच एक महिला के साथ ऐसी प्रताड़ना हुई है, ये बहुत गलत है। इस विजन के साथ अगर मूवी बनाते तो मूवी ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी में एक मैसेज जा रहा है, ऑब्जेक्टिव है, विजन है। बट हेकलिन टेस्ट देखना है हमको, हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड नहीं अपना रहे। इन्होंने क्या बोला, हेकलिन टेस्ट दीजिए। तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो गैस चैम्बर में लोगों को स्ट्रिप ऑफ करके फिर उनको जलाना हो, या फिर इस फीमेल का, फूलन देवी का, इस प्रकार से 100 लोगों के बीच न्यूड तरीके से वाटर में से, सॉरी वेल में से वाटर निकाला, दोनों ही कैसे है, ऑब्सीन है। फर्स्ट इज ऑब्सीन, सेकंड इज नॉट, सेकंड इज ऑब्सीन, फर्स्ट इज नॉट, बोथ 1 and 2 आर ऑब्सीन एज पर हेकलिन टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, an activist while being semi nude, activist क्या था स्टूडेंट्स, activist semi nude था, allowed her body to be used as canvas to paint on her by 2 minor children who were properly clothed. We know this is a real time situation. ठीक है, एक एक्टिविस्ट थी, उसने अपने दोनों बच्चों को अपने न्यूड बॉडी पर पेंट करने के लिए अलाउ किया। उसका विजन देखना। She uploaded this video of hers on an online platform with the message that she intended to normalize the female form of her children and not allow distorted ideas about sexuality to pervade their mind. वो बेसिकली इसलिए ये चीज करना चाह रही थी because she wanted to let her children know that it is completely fine to be nude because that is how a body is made. She did not wanted the mind of her children to get distorted ideas about sexuality. मतलब वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के दिमाग में सेक्सुअलिटी को लेके कोई डिस्टॉर्टेड या गलत आइडियाज हों। She wanted to portray the sexuality of a men and women in a positive manner and not in a negative manner where they see it as disgraceful thing or humiliating thing. An advocate who sees this video registered a case of obscenity against her. Is this the case of obscenity as per the community standard test? See, अब आप बोलोगे मैम मॉरल्स एथिक्स वैल्यूज थोड़ी अलाउ करते बच्चों के सामने न्यूड होके आप अपनी पिक्चर, अपने ऊपर पिक्चर पेंट करने दो, नहीं अलाउ करता, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, वी नीड टू सी द इंटेंडेड मीनिंग ऑल्सो। यस और नो? बोला ना कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ने अभी पैसेज में। दिस इज द प्योर केस ऑफ ऑब्ससिनिटी एज शी इज स्प्रेडिंग इट। दिस इज द प्योर केस ऑफ ऑब्ससिनिटी एज वेल एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी एज द children were exposed to her nudity. This is not a case of obscenity because as per the community standard test, the video must not be seen in isolation. उसने वीडियो आइसोलेशन में नहीं दिखाया, ओपनली दिखाया है, बट in the contextual setup of message that the activist put upon normalizing the female sexuality. She did not wanted her children to see that female sexuality is something on which a man can, dominate. Understood? So she wanted to normalize this thing. That is the reason it is not considered to be obscene. ठीक है, ये आपका लैंडमार्क एंड इवन रीसेंट जजमेंट भी है, रियल टाइम सिचुएशन पे बेस्ड है, जरूर इस केस को पढ़ना। ओके, चलिए पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 किस पे डील करता है स्टूडेंट्स? पैसेज नंबर 2 हमारे लाइबिलिटी से डील करता है, चाहे पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो। ओके, चलो लाइबिलिटीज के बारे में हम लॉ ऑफ टॉर्ट के वन शॉट में डील कर चुके हैं। इफ यू वांट वन शॉट लॉ ऑफ टॉर्ट का आराम से जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसी चैनल पे मैंने आपको दे रखा है पूरा के पूरा सब्जेक्ट। 7 May 2020 a major leakage of styrene gas was reported from the plastic manufacturing plant LG Polymers located on the outskirts of the Visakhapatnam. LG Polymers करके एक क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वहां से एक गैस क्या हुई, इमिट हुई। Accident took place when the cooling system of the polymers plant got clogged due to mismanagement of the factory workers and resulted in turning the city into a gas chamber. गैस लीक हो गई, क्लॉग हो गई गैस और एकदम से फटी और पूरा के पूरा सिटी को गैस चैम्बर बना दिया, सब कुछ जल के राख हो गया। The gas which was leaked was styrene gas. I hope मैं इसको सही स्पेल कर रही हूँ, which is hazardous chemical under Rule 2E plus entry 583 of Schedule 1 of Manufacturing, Store and Import of Hazardous Chemical Rules. तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको hazardous chemical माना गया, मतलब जानलेवा केमिकल है ये। फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। तो हमें आने वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स लाइबिलिटी डिस्कस करनी पड़ेगी अंडर पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। उसके लिए क्या जरूरी है कि तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से पढ़ें। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल is a well-established principle of environmental law, which places an obligation on compensating the damage to the people who ought to reimburse it and also have the capacity to
डिस्पर्स इट। क्या बोला गया यहाँ पे स्टूडेंट्स? ये बोला गया है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंतर्गत हम इन्वायरमेंटल लॉ को डील करते हैं, जहां पे ऑब्लिगेशन किस पे डाला गया है? प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑफ कॉम्पनसेटिंग दोज डैमेजेस टू दोज पीपल जिनकी जिम्मेदारी है उस चीज को रिम्बर्स करना। प्रिंसिपल explicitly affirms that the person who damages or destructs the environment has absolute obligation to bear the cost. Environment Legal Action versus Union of India case, Apex Court, that means Supreme Court of India, held the polluter is legally responsible. Polluter means जो pollution create कर रहा है, is legally responsible to reimburse the individual sufferers as well as pay for the revitalization of the damaged environment. कहने का मतलब ये, जिसने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है उसको पे करना सिंपल चीज है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पॉल्यूटर को पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक चीज है, आपने कुछ ऐसा चीज अपने लैंड पे लाना अलाउ किया है जो कि हजार्डियस है, प्लस कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप लायबिलिटी से बच सकते हो, ये है। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी मींस एब्सोल्यूट, आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। Principle of strict liability was established in Relin versus Fletcher case, where the court held that any person who uses his or her land in unnatural manner and who keeps the hazardous substance on such premises would be held liable under the principle of strict liability for any damage occurred or on the escape of such perilous substances. यहाँ पे क्या किया जाता है स्टूडेंट, एक पर्सन को हम लाइबल ठहराते हैं क्योंकि वो ऐसा अननेचुरल मैनर से हजार्डियस मटेरियल या सब्सटेंस को अपने प्रीमाइसेस पे लेके आता है जो एस्केप हो जाती है। अब एस्केप या तो उसकी गलती से हो सकती है, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है। However, the person is liable only when there is non-natural use. अगर आपने नेचर के अगेंस्ट जाके उसको यूज किया तब तो आप लाइबल हो, लेकिन उसकी नेचुरल वे में ही उसको यूज किया, उसके बेसिक फॉर्म में ही उसको यूज किया जहाँ पे आपने अपनी साइड से कोई गलती नहीं की, नेचुरल कैलामिटी हो गया, फ्लड हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कि डैम का पानी तो निकलेगा ही निकलेगा बाहर, तो वहां पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। द प्रिंसिपल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स लायबिलिटी व्हेन द एस्केप, जो आपके एरिया से चाहे पानी है, करंट है, आग है, केमिकल है, वो जो एस्केप कर रही किस वजह से हो रही है? ड्यू टू एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, एक्ट ऑफ गॉड, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलेमिटी, ड्यू टू पर्सन इंजर्ड और व्हेन इट हैपेंस विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन इंजर्ड और विद द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। या तो पर्सन खुद से आ गया वहां पे, अब पता है कि केमिकल फैक्ट्री में आए हो तो सांस लोगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ना, तो उसमें फिर उस फैक्ट्री की या उस पर्सन की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो अपने जगह पे अपने उस प्रीमाइसेस में ऐसी कह सकते हैं कि अननेचुरल चीज लेके आया है जिसको उसने इस तरीके से यूज किया कि किसी पर्सन को इंजरी कॉज हुई। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से हैं? एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, एक्ट ऑफ गॉड, बाढ़ आ गई, हम क्या करें, डैम का पानी जाएगा ऊपर, भूकंप आ गया, केमिकल सब्सटेंसेस फट जाएंगे, नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई पर्सन अपने आप से इंजर हो गया। थर्ड इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। Absolute liability is a stringent form. Stringent form means strict form of strict liability as it is devoid of any exception. Devoid of exception means absence of any exception. Absolute liability में आपकी गलती हो नहीं हो, act of God है, third party का प्रॉब्लम है या statutory authority है, हमको कोई लेन देन नहीं है, you are absolutely liable. You have no right to take any defenses. एक्सेप्शन दैट वर मेंशन्ड इन अर्लियर प्रिंसिपल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में वो एक्सेप्शन ले सकते थे, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में नहीं ले सकते। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये प्रिंसिपल को इंश्राइन किया गया था इंडिया में। दिस प्रिंसिपल implies that whenever any enterprise is engaged in any dangerous or hazardous activity that threatens the people working in the enterprise and those living nearby, it owes an absolute and non-delegible duty. Non-delegible मतलब किसी और को delegate नहीं कर सकते वो duty to the community that no harm will be caused. तो यहाँ पे उस person की liability बनने वाली है। If harm is indeed caused, the enterprise will have to compensate for damage and can't use exception given in the strict liability. The enterprise can't claim that the harm has not been caused due to the negligence. वो ये एक्सेप्शन ही नहीं ले सकते कि यहाँ पे कुछ नेग्लिजेंस की वजह से हमारी साइड से कोई ऐसा ऑफेंस हो गया है और इट हैड टेकन ऑल दी रीजनेबल प्रिकॉशंस। ना ही वो ये एक्सेप्शन ले सकते कि हमने सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस यूज किए थे फिर भी ये चीज हो गई, हमारी कोई गलती नहीं। दीज एक्सेप्शंस कैन नॉट बी टेकन। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इट वाज हेल्ड एलजी पॉलीमर्स बी लायबल?
कौन से प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एलजी पॉलीमर्स लायबल होंगे? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे लायबल होंगे क्योंकि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आप इतनी कैसी गैस लेके आए हो, हजार्डियस गैस लेके आए हो, एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत भी लायबल होने वाले हैं। देखो ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था एलजी पॉलीमर्स एंड कैसा था, हजार्डियस केमिकल था एज पर दिस एक्ट, एज पर दीज रूल्स। ये कैसा था, ये बहुत ही ज्यादा हजार्डियस था, तो आपको पता होना चाहिए था। एंड एक्सीडेंट कैसे हुआ, अपने आप से हुआ क्योंकि कूलिंग सिस्टम क्या था, डैमेज हो गया था, यहाँ पे क्लॉगिंग हो गई थी। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनने वाली है। व्हाई? रीजन बीइंग हजार्डियस था, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, इसलिए पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में भी आने वाले हो। और आपके यहाँ से मटेरियल क्या हो गया, एस्केप हो गया, आपके पास कोई एक्सेप्शन तो है नहीं यहाँ पे देने को, तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए भी लायबल रहने वाले। सो ऑल दी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। एज पर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एलजी पॉलीमर्स विल बी लायबल टू पे फॉर व्हाट, किस चीज के लिए पे करेंगे? अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिस्टोरेशन ओनली, okay, amount of money for restoration of environment and compensation to individual who suffered the loss। दोनों को ही, environment के लिए भी and individuals को जो loss हो उसको भी। A company ABC Limited operates an industrial chemical plant in the city of Azad Nagar. Due to earthquake on July 2020, the walls of the reactors in the plant get damaged, due to which the operators could not properly transport the hazardous gas for the chemical vaporization, resulting in gas leak। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट डैमेज हो गया, गैस लीक हो गई। अब इनके पास क्या था, केमिकल प्लांट था, एंड हुआ किस वजह से, अर्थक्वेक की वजह से हुआ। किस चीज की वजह से हुआ स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। ओके, क्लियर है। द गैस लीक्स रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 12 वर्कर्स ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो सम पीपल लिविंग नियर बाय। In this situation, in order to decipher the liability of ABC, choose the best option। वर्ड ध्यान रखना, इन्होंने क्या दिया स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हुआ है तो मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो ये इस चीज का डिफेंस ले लेंगे और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये लोग लायबल नहीं होंगे। तो अब हमें इनकी लायबिलिटी डिसाइड करनी है। इन्होंने स्टूडेंट्स जो आसपास लोग रह रहे थे उनको नुकसान पहुंचाया, पीपल लिविंग नियर बाय, तो लोगों को नुकसान पहुंचाओ या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाओ, आप पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में लायबल होने वाले हैं। एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए भी लायबल होंगे। व्हाई? बिकॉज आपकी गैस कैसी थी, हजार्डियस गैस थी। गैस कैसी थी, हजार्डियस थी। और आपके पास अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप एक्सेप्शन लेके बच गए, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप अर्थक्वेक का भी एक्सेप्शन नहीं ले सकते। क्लियर है। ABC कैन बी हेल्ड लायबल अंडर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट नॉट एट ऑल, क्योंकि स्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा वो, अर्थक्वेक का एक्सेप्शन है उसके पास। ABC can be held liable under polluter pays principle and absolute liability, but exempted under strict liability। Is it clear? ABC will not be liable under any principle, ये तो गलत है। ABC will be liable under strict and absolute, but principle pays polluter will not be applicable, गलत है। Clear है ये चीज? So understand why that reason has been given कि earthquake की वजह से ऐसा हुआ। Okay? चलिए next question। Argument of LG polymers that they did not know the strain gas could leak। अब हमें यहाँ पे रीजनिंग देनी है, इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट देना है। वीकनिंग आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट, दोनों में से हमें ये देखना है कि कौन सा जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एलजी पॉलीमर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई आर्ग्यूमेंट देता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अगर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उनको नहीं पता था कि ऐसी कोई गैस लीक हो सकती है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिड्यूस देयर लायबिलिटी। एब्सोल्युटली उनकी लायबिलिटी रिड्यूस कर सकता है ये, अगर ये बोलें कि हमें नहीं पता था ये गैस लीक हो सकती है। नेक्स्ट, इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड कैन रिड्यूस द लायबिलिटी अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल ऑल्सो, यस, क्योंकि एक्सेप्शन है। इज अ वीक आर्ग्यूमेंट and will not help in reducing the liability of LG polymers under any of the principles, yes, is a weak argument but help in reducing the liability under the strict principles। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स that the reason they have given, क्या ये रीजन सही है, क्या ये स्ट्रॉन्ग रीजन है या वीक रीजन है। आप एक गैस प्लांट चला रहे हो, केमिकल लेके आ रहे हो, हजार्डियस केमिकल है, आपको पता है कि ये केमिकल कभी भी इवेपोरेट हो सकता है, एनवायरनमेंट में जा सकता है, लोगों की डेथ कॉज कर सकता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। सो दैट इज व्हाट यू न्यू एंड यू ऑट टू न्यू। उसके बाद भी ये रीजन दे रहे हो,
ये कोई रीजन नहीं होता, इट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट। सी इज द राइट ऑप्शन। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है एंड इट विल नॉट हेल्प इन रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ एलजी पॉलीमर्स अंडर द प्रिंसिपल्स। तीनों ही प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये प्लांट क्या नहीं कर सकता, अपनी लायबिलिटी को शेड ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज यू कैन नॉट से दैट वी डिड नॉट न्यू दैट दिस गैस कुड लीक। प्लांट चला रहा है, आपको पता है, पता होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। XYZ is a company operating a pesticide factory in the city of Rampur. On one day, due to negligence of factory staff, there is a leakage of pesticide gas, as a result of which many pests and insects which feed on the plantation crop in the nearby farms are killed. Pesticides क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो गैस लीक हो गई। There is no harm caused to the people living in nearby or workers of the pesticides. However, the leakage was so humongous that it reduced the quality of air in the city, causing breathing problem for the people living around in the area. तो आपने environment को तो नुकसान पहुंचा दिया ना, और क्या था, ड्यू टू नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज व्हाट स्टूडेंट्स, नेग्लिजेंस एक्सेप्शन है हमारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। इज इट क्लियर? अब चलेंगे, हम देखेंगे इनकी लायबिलिटी डिसाइड करेंगे, कहाँ लायबल होंगे, कहाँ लायबल होंगे। XYZ इज एब्सोल्युटली लायबल बट नॉट स्ट्रिक्टली लायबल, इज इट? क्या वो सिर्फ एब्सोल्युटली लायबल होंगे, स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होंगे? स्ट्रिक्टली भी लायबल हो सकते हैं, बिकॉज वो अपना नेग्लिजेंस का एक्सेप्शन यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, अच्छे से सुनना पहले पॉइंट। बट वन डे ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द फैक्ट्री, एक मिनट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में स्टूडेंट नेग्लिजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी ऑपोजिट पार्टी होती है, सेल्फ की नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी है, फैक्ट्री के स्टाफ की खुद की है। सो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ XYZ is absolutely liable but not strictly liable. XYZ will be liable under strict and absolute liability principle because the leakage only killed the pests and insect. Why? क्या यहाँ पे polluter pays principle नहीं आएगा? आपने environment में जो air थी उसको नुकसान पहुंचाया। आगे देखो, XYZ under strict and absolute liability principle will depend on the inquiry as to whether the leaked pesticide gas was hazardous substance. क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा ना बच्चों कि जो गैस वो लेके आए हैं अपने यहाँ पे, या जो पेस्टिसाइड वो यूज कर रहे हैं, वो हजार्डियस इन नेचर होना चाहिए। एस्केप हो गया वीनो, क्या वो इतना जानलेवा है कि वो नुकसान पहुंचा सके, और क्या इतना जानलेवा है कि आपको पता था? तो ये चेक करेंगे हम कि क्या वो हजार्डियस था। अगर वो हजार्डियस है तो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, बट उसके लिए इंक्वायरी बैठेगी or not, and XYZ will be liable for polluter pays principle because insects are also a part of environment. Is it clear? इसलिए polluter pays principle में आपको ये देखना है, बस environment को नुकसान पहुंचा, polluter को यहाँ पे damages पे करने पड़ेंगे। Moving on to next segment, that is the mob lynching. Mob lynching क्या होता है स्टूडेंट्स? चलो, mob lynching का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ या सिंपल सा मीनिंग समझाती हूँ। मॉब का मतलब समझ आता है क्राउड, लिंचिंग का मतलब वो खुद ही आपको पनिशमेंट दे देते हैं। एक पर्सन ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही लोग उसको पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर देते हैं, खुद से उसको सजा दे देते हैं। मॉब इज नॉट अलाउड टू गिव पनिशमेंट टू एनी पर्सन, दैट इज सेड टू बी मॉब लिंचिंग। पालघर में एक मॉब लिंचिंग का इवेंट हुआ था। इवेंट क्या, बहुत ही दर्दनाक, मैं कहूँ तो एक ट्रेजेडी हुई थी, जो आप जरूर देखना कभी जाके, अच्छे से पढ़ना। लेकिन यहाँ पे भी आपको काफी सारे चीजें देखने को मिल जाएगी। Okay, tensions prevailed in Jawar area in Palghar district after 3 Mumbai residents traveling in an Ford EcoSport to Silvassa were allegedly lynched late on Thursday night. Silvassa travel कर रहे थे, EcoSport में थे, 3 मुंबई के residents थे, उनके साथ mob lynching हुआ। ठीक है, The Kasa police said the incident occurred near Gadak-Chinchle village under their jurisdiction. Information received by us indicates that the 3 cops, ये किसने बोला? पालघर पुलिस स्टेशन के सुपरिटेंडेंट ने बोला। जो इन्फॉर्मेशन हमसे रिसीव हुई है वो इंडिकेट करती है that the 3 occupants in SUV hail from Kandivali in Mumbai and were going to attend a funeral in Silvassa. जा रहे थे वहां पे। अब देखो मॉब ने क्या किया। The mob of villagers surrounded the car within a matter of minutes and started attacking it with the sticks. गाड़ी जा रही है, क्या समस्या हो गई भाई? लोग हैं, बैठे हैं 3 जने, मुंबई कहीं जा रहे हैं, कांदीवली के लोग हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन गांव वाले इकट्ठे हुए और डंडी लाठी से उनको मारना शुरू कर दिया। आयरन रॉड्स एंड देयर बेयर हैंड्स लीडिंग टू द डेथ ऑफ द 3 ऑक्यूपेंट्स।
तीनों की जान ले ली. One of our patrolling vehicles later spotted the severely injured ट्रायो वो जो 3 लोग थे उनको, जो उनकी पुलिस की जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती है जो रात को क्या करती है स्टूडेंट्स, रात को एक्चुअली पूरे एरिया में इंस्पेक्ट करती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ऑन द रोड, एंड स्टॉप्ड इट टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मैटर, पता करने लगे. However, our team was also attacked by the mob and the vehicle pelted with the stones. पत्थरबाजी शुरू कर दी उन लोगों ने. Our personals had to flee and were unable to rescue the victims. तो वहाँ पे पुलिस वालों को भी क्या करना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि इतनी जोरों से विलेजर्स वहाँ पे उनके ऊपर पत्थर, बारिश और लकड़ियों से, डंडों से मारना शुरू कर दिया. An officer of the Kasa police said. The wireless alert was sent out later, apprising all police station. सबको उठाया, सारे पुलिस स्टेशन को जगाया और बताया. And the units of incident, following which reinforcement was sent to the village and combining operation were undertaken. विलेज में भेजा ताकि वहां पे शांति का माहौल क्रिएट किया जाए. अब उन्होंने, विलेज वाले लोगों ने तो उनको मार मार के जान ले ली उनकी, बट ली क्यों ये भी पता करना जरूरी है. Prima facie information indicate that the trio were mistaken for thieves and attacked. गांव वालों को ये लगा, मॉब है ना, जो क्राउड थी, उनको ये लगा एसयूवी में ये 3 लोग आ रहे हैं, ये चोर हैं, हमारे गांव में चोरी करने आए हैं, इसलिए उन्होंने मार मार के उनकी जान ले ली. The villagers were on the edge due to ongoing lockdown and unavailability of essential supplies. तो जो गांव वाले थे वो ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे थे, लॉकडाउन था, तो वैसे ही काम करने को कुछ था नहीं, तो और चीजें, एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल सप्लाईज उनके पास पहुंच नहीं रही थी, तो गांव के बाउंड्री पे आसपास घूम रहे थे. For the past few days, several rumors have been doing the rounds on social media about thieves and dacoits targeting villages on the highway. बहुत टाइम से ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि हाईवे पे बहुत चोरी चकारी हो रही है, इसलिए हम लोग आसपास घूम रहे थे और देखा ये एसयू में 3 लोग आए, हमने मारा पीटा और इनकी जान ले ली. As a result, villagers have been patrolling the highway. Patrolling का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाईवे पे ये चीज ध्यान रखना कि कोई ऑफेंस तो नहीं हो रहा है. पेट्रोलिंग, जैसे हम लोग आते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे फ्लाइंग वगैरह आती है, चेक करती है, वैसे. एंड स्टॉपिंग द लेट नाइट ट्रैवलर्स ऑन सस्पिशन. ओके, नाउ which of the following statement given below justifies criminalization of mob lynching? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स मॉब लिंचिंग को क्रिमिनलाइज करने के लिए सही है या जस्टिफाइड है? मॉब लिंचिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. तो मॉब लिंचिंग को क्रिमिनलाइज करने के लिए, इसको एज अ क्राइम जस्टिफाई करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है? इन अ डेमोक्रेसी, एक्चुअल पावर रेस्ट विद द पीपल एंड देयर एक्शन कैन नॉट बी पेनलाइज्ड बाय द स्टेट, इसलिए इसको जस्टिफाई कर दें. मॉब लिंचिंग को क्रिमिनलाइज करने के पीछे ये क्या सही रीजन होगा? नहीं. क्या सही रीजन होगा? There is no law in India which specifically prohibits mob lynching, and therefore it is justified act of the people. Which of the following statement below justifies criminalization of the mob lynching? Next option. It is impossible to punish the wrongdoers in the case of mob lynching. D. Violence cannot be a tool to implement the will of the majority, and such actions are the failure of the state. क्या बोला जा रहा है? Which of the following statement given in the passage justifies criminalization of the mob lynching? mob lynching को अगर हम justify criminalize करवाना चाहते तो कौन सा रीजन सही है? ये रीजन डी ऑप्शन सही है कि जो वायलेंस मॉब लिंचिंग कर रही है, या वायलेंस कैन नॉट बी अ टूल टू इम्प्लीमेंट द विल ऑफ द मेजॉरिटी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, गांव वालों ने जो एकदम इकट्ठे होके खुद से जो वायलेंस कंडक्ट किया है, वो सही टूल थोड़ी ना है कि मेजॉरिटी लोग हैं, ज्यादा लोग किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सही चीज हो जाएगी. एंड सच एक्शंस आर द फेलियर ऑफ द स्टेट. मेजॉरिटी लोग इकट्ठे होके वायलेंस कमिट करके किसी पर्सन को पनिश कर दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ. लॉ है पनिश करने के लिए. बहुत सारे लोग इकट्ठे होके किसी को मार पीट के, कूट के, वहां पे उनका जजमेंट वो लोग देने के लिए नहीं बैठे, स्टेट है उसके लिए. और अगर फिर भी लोग ऐसा करते, दैट इज द फेलियर ऑफ द स्टेट. दैट इज द रीजन दैट मॉब लिंचिंग इज क्रिमिनलाइज्ड. Next question. Which of the following statement justifies the criminalization of mob lynching as a distinct offense apart from murder? Murder से mob lynching अलग कैसे है? Offense of murder is committed by a single individual or a group, but mob lynching involves a large group of people. Mob lynching क्या करते हैं students? Mob lynching में बहुत सारे लोग होते हैं.
बिल्कुल करेक्ट है, मॉब है ना वर्ड यूज किया। When violence is committed by a mob, it creates the situation of terror and anarchy, having potential to disturb the public peace. बराबर, मॉब की वजह से क्या होता है, टेरर हो जाता है। मॉब लिंचिंग इज एन ऑफेंस व्हिच सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ माइट इज राइट। मॉब लिंचिंग में क्या उनका माइंडसेट होता है, माइट इज राइट एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन डेमोक्रेटिक एरिया और डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एब्सोल्युटली, तीनों ऑप्शन सही हैं और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स मॉब लिंचिंग को क्रिमिनलाइज किया जाता है, उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाता है। ओके, क्लियर है ये चीज? सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबव पैसेज states about the existence of rumors in the area regarding the thieves and dacoits robbing the villagers or committing child lifting। इसमें क्या बताया कि इस एरिया में रूमर्स है कि कोई थीव्स है, डेकॉइट्स है जो विलेजेस में आते हैं और चिल्ड्रन को भी, बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं। इन द लाइट ऑफ द प्रीपोजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ओके, विलेजर्स शुड नॉट बी पनिश्ड एज देयर वाज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑन देयर पार्ट, states about the existence of rumors in the area regarding the thieves and dacoits robbing the village or committing in the light of the preposition which of the following? Okay, the villagers should not be punished as there was a genuine mistake on their part. Option number B, villagers should be punished as they do not have any right to punish any person unless he is an offender. Villagers should be punished as no individual in the country is entitled to take law in his hand and punish the wrongdoers. तो इवन इफ अगर इस पैसेज में हमें ये रीजन दिया जा रहा है कि ऐसे रूमर्स है कि ये लोग थीफ हैं या डेकॉइट्स है, चोरी जारी हो रही है, इसलिए लोग उठ के इनको मार पीट दें ताकि चोरी से हमारे सोसाइटी को बचाया जा सके, दिस इज नॉट द रीजन, बिकॉज ये रीजन सही क्यों नहीं है? इवन इफ रूमर्स है, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी को पनिश कर सको, बिकॉज यू कैन नॉट टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। Villagers should not be punished as they have right of private defense against the incidents. Not at all. है, लेकिन इस मामले में विलेजर्स के पास कोई भी, इस पैसेज में स्टूडेंट्स कोई भी उनको थ्रेट नहीं था कि उस थ्रेट के अगेंस्ट वो अपना प्राइवेट डिफेंस एक्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन द लाइट ऑफ अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स ऑफ मॉब वायलेंस वुड बी जस्टिफाइड? कौन सा मॉब वायलेंस जस्टिफाइड है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कमिटिंग वायलेंस अगेंस्ट पीपल हु आर सेलिंग मीट ऑफ एन एनिमल। अगर कोई एनिमल का मीट सेल करता है तो क्या एक बड़ा सा जत्था, मॉब लिंचिंग हो सकती है उनके अगेंस्ट? कोई भी जाके उनको मार पीट कर दे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये राइट नहीं। मॉब वायलेंस नॉट अलाउड। रेजिडेंट्स ऑफ द बॉयज हॉस्टल कॉट अ ड्रग पेडलर सेलिंग ड्रग्स इन देयर हॉस्टल्स एंड किल्ड हिम बीटिंग, नॉट अलाउड। ड्रग सेल कर रहा है, आप उसको पुलिस थाने में दीजिए, आप उसको नहीं मार सकते। उसको आप जान ले रहे हो उसको, आप हाथ भी नहीं लगा सकते उसको। The villagers injured a woman by pelting stone on her, considering her to be witch. कोई women है, उसको भूत कंसिडर करके आप उसके ऊपर पत्थर पे पत्थर मार रहे हो, ये अलाउड नहीं है। So none of them is a justified incident of mob violence. Okay. Next, mob lynching can be justified only in circumstances where the religious sentiments of feeling or a large group of people is associated. Reason क्या दिया? Religious sentiments and feelings are a paramount consideration for the state and should not be interfered with. क्या हम मॉब लिंचिंग को इस ग्राउंड पे जस्टिफाई कर सकते हैं बेटा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं किसी के, इसलिए आप उठ के किसी को भी मार पीट कर दो, जान ले लो? और रीजन क्या दे रहे हैं कि किसी भी स्टेट के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे ऊपर है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है, वरना धर्म के नाम पे तो कोई किसी को भी मार देगा। ओके, लास्ट पैसेज फॉर टुडे इज डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, आई होप हम फिनिश कर लेते, हो सकता है 10 मिनट क्लास आपके ऊपर निकल जाए, 1 आवर में मुझे ये 4 पैसेजेस आपको फ्री करने थे, मतलब कंप्लीट करने थे, बट नो प्रॉब्लम। कॉमन इंटेंशन इंप्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान एंड एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट पर्सुएंट टू द प्लान। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है? आप पहले से कुछ प्री प्लान करके आए हो। कॉमन इंटेंशन कम्स इनटू बीइंग प्रायर टू द कमीशन ऑफ द एक्ट। एक्ट को कमिट करने से पहले आपने प्रायर इंटेंशन बना लिया होता है, किस चीज का? किसी के साथ मिलकर कोई ऑफेंस करने का। दैट इज सेड टू बी अ कॉमन इंटेंशन व्हिच नीड नॉट बी अ लॉन्ग गैप। मतलब जब आप ऐसा प्री प्लान कर रहे हो और जब आप एक्चुअल एक्ट को कमिट कर रहे हो, उसके बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। टू ब्रिंग कॉमन इंटेंशन इनटू इफेक्ट, अ प्री कॉन्सर्ट इज नॉट नेसेसरली बी प्रूव्ड, बट इट मे वेल डेवलप ऑन द स्पॉट as number of persons and could be inferred from the facts and circumstances of the case। कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है हमेशा से आप पहले से प्लान करके आओ। ऑन द स्पॉट भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ प्री प्लान किया हो ऑन द स्पॉट।
अभी सामने ए खड़ा है, बी और सी ने अभी बोला चलो फटाफट से इसका मर्डर करते हैं, वहीं पर इन्होंने प्लान कर लिया, पहले प्लान किया चलो इसको मारेंगे, लेकिन वहां जाके प्लान किया चलो इसका मर्डर भी कमिट कर देते हैं, तो ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। लेकिन इन लोगों का किसी पर्सन को मारने का ये कॉमन इंटेंशन था, ये प्रूफ किससे करेंगे? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल, A and B caught hold of C where B stabbed A. A and B ने B को पकड़ लिया और B ने C को स्टैब कर दिया with knife, but A is also liable for the murder as there was a pre-concerted action. दोनों प्री प्लान करके आए थे कि C को उठाएंगे और आज मारपीट करेंगे उससे, तो भले ही A ने स्टैब नहीं किया, स्टैब B ने किया, चाकू B ने घोपा, लेकिन A और B दोनों लायबल होंगे मर्डर के लिए। In the case of Pandurang versus State of Hyderabad, Supreme Court emphasized on this point that prior concert means mili bhagat, need not be something always very much prior to the incident, but could well be something that may develop on the spot or on the spur of the moment. कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत पहले से प्री प्लान करके आओ, ऑन दी स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन बनाया जा सकता है। Now we will understand the difference between common intention and similar intention. Common intention does not mean similar intention of several persons. Common intention का ये मतलब नहीं है कि लोगों का similar intention है। To constitute common intention, it is necessary that the intention of each one of them be known to the rest and shared by them. कॉमन इंटेंशन का मतलब है बेटा कि आपका और मेरा कोई कॉमन इंटेंशन है कोई चीज को फुलफिल करने का या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का, तो वो चीज आपको भी पता होनी चाहिए, मुझे भी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम चाहते क्या हैं, सबको पता होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में एंगेज्ड है। इन द केस ऑफ दुखमोचन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट है कॉमन इंटेंशन विच डेवलप एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑन द स्पॉट, उधर जाके जो डेवलप होता है, इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन actuated a number of persons at the same time. The distinction between a common intention and similar intention may be fine, but is none less okay a real one, and if overlooked may lead to miscarriage of justice. अगर हमने common intention and similar intention का differentiation नहीं देखा जजमेंट देते वक्त, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे स्टूडेंट्स injustice हो सकता है। The mere presence of accused together is not sufficient to hold that they shared the common intention to commit the offense. Merely क्योंकि वहां पे कोई पर्सन खड़ा है, प्रेजेंस है अक्यूज के साथ, या फिर अक्यूज की प्रेजेंस है, तो उसका ये मतलब नहीं कि दोनों ही कॉमन इंटेंशन शेयर करते उस पर्टिकुलर चीज के लिए। कॉमन इंटेंशन होने के लिए बेटा बहुत जरूरी है कि आप दोनों ने मिलके पहले उस चीज का प्लान बनाया और एग्री किया, एग्री टू डू समथिंग। ओके, it is necessary that the intention of each one of several persons be known to other for constituting common intention. common intention ये simple है, या तो ऑन द स्पॉट हो सकता है या पहले हो सकता है, एंड चाहे ऑन द स्पॉट हो या पहले हो, आप दोनों के बीच वो कॉमन इंटेंशन शेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए दोनों को कि या तो हम ये चीज कर रहे हैं या ये चीज कर रही है कि वजह से ये चीज हो सकती है। आपको या तो आपका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए या फिर उसके साथ उस ऑब्जेक्टिव से होने वाला रिजल्ट भी पता होना चाहिए। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, a gang of 6 members went to a bank armed with the weapon to commit a heist मतलब वहां पे उनको डाका डालना। While 5 of the gang members went inside the bank, Mr. A, 6th person, waited outside the bank to alert them on any threat. बाहर रुक गया गाड़ी के पास कि भाई कुछ हुआ तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। During the heist, one of the gang member fired a gun at the branch manager. As a result, he died. All 5 escaped, but Mr. A was caught and arrested. Now choose the most appropriate option as per the principle. आप डाका डालने जा रहे हो, गन लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता है कि किसी ने भी रेजिस्ट करने की कोशिश की आप तो गोली मार दोगे, तो 6 के 6 को पता है कि ये चीजें हो सकती है। सो मिस्टर ए इज लायबल फॉर मर्डर। जो बाहर खड़ा था वो तो अंदर गया नहीं ना, अंदर तो 5 ही गए, तो क्या मिस्टर ए भी लायबल होगा? ऑब्वियसली लायबल होगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम सब लोग वहां पे बैंक में जाके बैंक लूटना चाह रहे हो, गन लेके जा रहे हो, तो किसी को भी मारा जा सकता है वहां पे। A is not liable for murder as he was outside the bank and there was no common intention. ये गलत है, उनका common intention था। Mr. A along with the other members of the gang are liable for the murder as there was a common intention. क्योंकि स्टूडेंट्स A बाहर खड़े होके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, उसी वजह से तो अंदर के जो 5 लोग हैं वो ऐसा क्या कर रहे थे, डाका डाल पा रहे थे, ऐसा हेस्ट कमिट कर पा रहे थे बैंक में। So he had the common intention. He knew that what all things can be taken place or can take place inside the bank because they are having guns also there.
Only the person is liable for the murder who actually fired the gun. Not at all. Mr. A is liable for the haste and no other offenses. The right answer is they had the common intention. Next question. Raman and Raghav were riding on a motorcycle on a busy street. Suddenly, Aman, that is another biker, bumped into the bike. A heated argument started between three of them. While Raghav started abusing Aman, Raman hit Aman with the iron rod lying on the road, and as a consequence he died. Now choose the correct option. कहीं से भी स्टूडेंट्स ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे राघव और रमन ने क्या किया, वहां पे कोई मिली भगत की। अब क्योंकि वो अमन से भिड़ चुके हैं तो राघव ने पहले अमन को गालियां दी, और रमन को इतना गुस्सा आया कि अमन को पीछे से आयरन रॉड लगा दी। कहीं पर भी फैक्ट से ये पता चल रहा है कि राघव और रमन ने कोई पहले से इंटेंशन किया था, या वो लोग मिली भगत करके आए थे, आयरन रॉड लेके आए थे अपने साथ, या उनको एक सेकंड भी मिला ये डिसाइड करने के लिए। नहीं, मारा किसने? रमन ने मारा। एंड देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन। देखो पिछले फैक्ट्स में इंटेंशन फैक्ट्स से दिख रहा था, रीजन बीइंग गन लेके आया, 6 लोग साथ में आए, एक को बोला बाहर खड़े रहे, तो कॉमन इंटेंशन दिख रहा था। यहाँ पे कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था, वो तो इनसे आके भड़ गया, इसलिए उनकी लड़ाई झगड़ा वहां पे स्टार्ट हो गया। And on the spur of the moment, what did Raman do? Raman hit Aman with the iron rod, in which Raghav was not involved. So, both Raghav and Raman are liable for murder? No. Raghav is not liable for murder as there was no common intention to kill Aman. No one is liable for Aman as Aman was wrongdoer himself. This is not the reason, because they are asking for the death or the offense that the Raghav and Raman has done, or the liability of Raman and Raghav. Okay, only Raghav is liable for murder as he started abusing Aman. Not at all. ठीक है, राघव क्यों? राघव तो अब्यूज कर रहा था, मारा तो रमन ने ना। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग द पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? कौन सा सही नहीं है? Similar intention is developed prior to the commission of offense, but the common intention is developed at the time of the commission of offense. ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमेशा बेटा कॉमन इंटेंशन ऑफेंस कमिट करते वक्त, वहां पर उस ऑफेंस के वक्त ही डेवलप होता है? नहीं, वो पहले भी हो सकता है। कॉमन इंटेंशन पहले भी हो सकता है। अंडर दी, सो कौन सा करेक्ट नहीं है? ये करेक्ट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अंडर कॉमन इंटेंशन ईच ऑफेंडर इज इक्वली लायबल फॉर द ऑफेंस, बट अंडर सिमिलर इंटेंशन ईच ऑफेंडर इज डिफरेंटली लायबल। लायबल क्या है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंट इनकी लायबिलिटी होती है सिमिलर इंटेंशन में। सिमिलर एंड कॉमन में फर्क है। कॉमन मतलब एग्जैक्ट सेम, सिमिलर मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है। हम बोलते हैं ना, मैम यू लुक सिमिलर टू दैट पर्सन। सिमिलर मतलब 50-60%। मैम यू लुक सेम, मैम यू बोथ आर कॉमन। कॉमन मीन्स आइडेंटिकल, जेरोक्स कॉपी। अंडरस्टूड? See, in order to determine the existence of similar common intention, one must analyze the facts and the circumstances of the cases. Absolutely, facts and circumstances देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या वो common intention था या फिर similar intention था। Boundary between common and similar intention is very fine and may sometimes overlap. ये तो हमें passage में भी दे रखी है। तो कौन सी चीज सही नहीं है? Option A is not correct. Next question. Mr. X and Mr. Y entered into the house at night to commit the theft. While committing theft, अब देखो A और B प्लान करके गए चोरी करेंगे, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छे से देखो। While committing theft, Mr. X committed sexual assault on a minor girl of 11 years. आप तो चोरी करने गए थे, चोरी करते वक्त X क्या उम्मीद कर सकते हो? ज्यादा किसी को मारपीट कर सकते हो, कोई बीच में आया तो डंडा मार दोगे, ज्यादा किसी ने रेजिस्टेंस किया तो गोली मार दोगे। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के लिए तो उसने कोई इंटेंशन नहीं था। चोरी करने जाए तो चोरी करके आएंगे ना, किसी फीमेल का सेक्सुअल असॉल्ट थोड़ी करके आएंगे। लेकिन बाय ने जाते जाते वहां पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स? सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लायबल फॉर। एक्स किसके लिए लायबल होगा? एक्स थेफ्ट और सेक्सुअल असॉल्ट दोनों के लिए होगा? नहीं, क्योंकि एक्स और वाई किसके लिए आए थे स्टूडेंट्स? थेफ्ट कमिट करने के लिए आए थे। थेफ्ट के फर्दरेंस में और कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं वो एक एक्स देख सकता था, समझ सकता था। लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट इज नॉट समथिंग कि आप थेफ्ट के फर्दरेंस में करो ही करो। ओनली थेफ्ट एज देयर वाज सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन नहीं था, कॉमन इंटेंशन। मिस्टर एक्स इज लायबल only for theft as Mr. X had a different intention from Mr. Y. Why? Because X का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ वहां थेफ्ट कमिट करना था, Y ने तो यहाँ पे थेफ्ट भी कमिट करना था और यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट भी करके आया, तो उसका इंटेंशन वहां सेक्सुअल असॉल्ट करने का भी था।
सो मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी क्या थी, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट के लिए होगी, उस ऑफेंस के लिए नहीं होगी जो कि उसका करने का इंटेंशन ही नहीं था. ही वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस. ये तो गलत है. ओके, क्योंकि थेफ्ट तो कमिट किया ना, थेफ्ट के लिए तो लाइबिलिटी होगी. Next question. Which of the following statement is correct in relation to the difference between common intention and similar intention? Intention of the accused and co-intention can be inferred from the facts and circumstance. CI एंड SI में डिफरेंस देखना है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या देखना पड़ेगा. अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कॉमन इंटेंशन है, सिमिलर इंटेंशन है. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए हमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे. कॉमन इंटेंशन में it is considered that all the accused have jointly committed the offense and are jointly liable. कॉमन इंटेंशन में या तो प्री प्लान होता है या ऑन द स्पॉट आपने प्लान किया है, एंड उसके लिए लाइबिलिटी आपकी जॉइंट होती है, मतलब ट्रायल जॉइंट चलती है. जॉइंट ट्रायल चलती है सारे के सारे अक्यूज की. व्हाई? बिकॉज कॉमन इंटेंशन था, तो आ जाओ कॉमन ट्रायल होगी आपकी. Each accused is liable for the offense he has actually committed if common intention cannot be proved. अगर कॉमन इंटेंशन प्रूफ नहीं हुआ तो जिसने जो ऑफेंस किया उसके लिए पनिशमेंट होगी, सबको फिर कॉमन पनिशमेंट नहीं मिलेगी. एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन. ओके, सो यस, दीज वर द 4 पैसेजेस जो हमने लगभग 1 आवर के ड्यूरेशन में कंप्लीट किए हैं. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पैसेजेस आपको लॉन्ग मिल सकते हैं, कुछ पैसेजेस आपको शॉर्ट भी मिल सकते हैं. अब अगले सेशन में मिलेंगे हम. एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी. लिंक पिन अप कर रखा है, वहां पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप अपना डाउट मुझे वहां पे पर्सनली डाल सकते हैं. एंड आई विल रिवर्ट बैक टू द सेम वेरी सून. एंड इन केस व्हाट ऑल थिंग्स यू रिक्वायर कि क्लैट के लिए और करना चाहिए या जुडिशरी के लिए करना चाहिए, डू लेट अस नो. एंड आई होप कि ये जो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं आपको समझ आ रहे हैं. रीजनिंग भी जरूरी है स्टूडेंट्स. एंड वन मोर थिंग, कई बार हो सकता है आपका आंसर गलत निकले, आपका जो सोचने का माइंडसेट है वो हो सकता है अलग है, लेकिन आई एम गारंटिंग दिस थिंग टू यू दैट विद टाइम योर माइंडसेट इज गोइंग टू चेंज बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी मोर कॉन्सेप्ट्स. एक के बाद और चीजें इनकलकेट होती जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स और माइंडसेट में, वो और चीजें एड ऑन होती जाएगी. सो आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा फिर और ब्रॉडर होने वाला है. यू विल बी एबल टू थिंक वाइड देन, नॉट जस्ट विद रिस्ट्रिक्टेड ओनली विद सर्टेन कॉन्सेप्ट. So do not worry even if अभी आपके कुछ आंसर्स गलत निकल रहे, because there are many other concepts जो अगले 2-3 महीने में हम लोग क्लैट अचीवर्स 2024 बैच में पढ़ने वाले हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स भी करेक्ट आते जाएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट द एक्यूरेसी राइट नाउ, वरी अबाउट ओनली एंड ओनली टाइम मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको नया नहीं लगेगा. ओके, चलिए. So that was all from my side in today's session. I hope that you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.